हेलो दोस्तों, 23 जनवरी को नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का आईपीओ ओपन होने वाला है जो कि 25 जनवरी को क्लोज होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इसके बिजनेस को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इसके वैल्यूएशन रेशियो को देखेंगे और फिर हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल को देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है Nova Agritech manufactures, distribute and markets a wide range of product category consisting of soil health management product, crop nutrition product, biostimulated product, biopesticide product, integrated pest management product, new technology and crop protection product। इसका मतलब है कि ये जो है ये फार्मिंग के फील्ड में काम करती है। तो क्या करती है फार्मिंग के फील्ड में, बनाती क्या है ये? तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बनाती है, क्रॉप न्यूट्रिशन करती है, यानी कि क्रॉप को क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए वो सब चीज़ें बनाती है। ये आपका पेस्टिसाइड कंट्रोल करती है ताकि क्रॉप को जिसमें ये लग जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का बनाती है। ठीक है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी बनाती है फार्मिंग के फील्ड में ताकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से खेती की जा सके। ठीक है। और बहुत कम लागत में बहुत अच्छे उपज कर जा सके। दूसरे पॉइंट की बात करें तो एज ऑफ नवंबर 30, 2023 इट हैज़ रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कंपेरिजिंग 7 रजिस्ट्रेशन इन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी, 176 registration in the crop nutrition category, 4 registration in the biopesticide category, 7 registration under technical indigenous manufacture and 526 registration in the crop protection category। मतलब कि अगर 30 सितंबर 2023 तक की बात करें, इसने क्या क्या किया है तो 720 प्रोडक्ट का इसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, पेटेंट करवाया है। मतलब कि ये जो है इसका अपना पेटेंट है, इसके कोई और कंपनी इसको बना नहीं सकती। ठीक है। तो 7 जो है इसने सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में करवाया है पेटेंट, 176 जो क्रॉप न्यूट्रिशन में करवाया है, 4 जो है बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी में करवाया है, 7 जो है वो अंडर टेक्निकल इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर में करवाया है और 526 जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में करवाया है। ठीक है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज़ ए टोटल डीलर नेटवर्क कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली 11,722 डीलर, आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली 6,769 डीलर्स आर एक्टिव इन करंट फिजिकल ईयर एंड दिस नेटवर्क इज करंटली स्प्रेड अक्रॉस 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो कंपनी है इसके पास जो डीलर की संख्या है वो लगभग 11,722 है, जो कि 16 स्टेट में अलग अलग जगह पे फैली हुई है। और इसके जो कुल एक्टिव डीलर है वो 6,769 एक्टिव डीलर है जो रेगुलर इससे जो खरीद बिक्री करते रहते हैं। अब हम इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। द कंपनी इंटेंड्स टू इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टेक्निकल्स विच विल ए प्रोमिनेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इन द नियर फ्यूचर। यानी कि कंपनी जो है वो लगातार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटेंड है जो हमारे फार्मिंग सेक्टर को बढ़ाएगी, क्योंकि अभी भी जो है कन्वेंशनल फार्मिंग होती है जो बहुत ज़्यादा उपज पैदावार नहीं होती, जिसके कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। तो ये सोलली जो कंपनी है ये पूरी तरीके से फार्मिंग सेक्टर में काम कर रही है, जो फार्मिंग को नए नए टेक्नोलॉजी के साथ इसको एडवांस करने का काम करेगी। तो ये हमने कंपनी के प्रोफाइल को देख लिया कि कंपनी ये जो फार्मिंग सेक्टर की बिजनेस करती है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी ये जो आईपीओ लेकर के आ रही है इसका क्या पर्पस है, यानी कि ये जो पैसे इससे मिलेंगे उससे वो क्या करेगी। तो लिखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी नोवा एग्रीकल्चर साइंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सेटिंग ऑफ ए न्यू फॉर्मुलेशन प्लांट, यानी कि एक जो नया प्लांट बना रही है फॉर्मुलेशन के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे जुटाना चाह रही है। दूसरा पॉइंट, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंपनी टुवार्ड्स एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट, जो अभी से प्लांट है उसको और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ पैसे लगाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को जो कुछ कैपिटल चाहिए कंपनी को चलाने के लिए उसमें कुछ पैसे यूज करेगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी नोवा एग्रीकल्चर साइंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो इसके सब्सिडरी है उसमें जो चलाने के लिए जो पैसे चाहिए उसमें ये पैसे इन्वेस्ट करेगी कुछ। और पांचवा पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी और भी जो कंपनी के खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए खर्च करेगी। यानी कुल मिलाकर के ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही टोटल के टोटल पैसे खर्च करेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी क्या ऑफर लेकर के आई है। तो अगर हम इसके इशू डिटेल की बात करें तो कंपनी का जो इशू साइज रहने वाला है वो 1423 से लेकर के 1438 मिलियन रुपीज़ का रहने वाला है। वहीं फ्रेश इशू की बात करें तो 1120 मिलियन रुपीज़ का फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो 77,58,620 इक्विटी का ये ऑफर फॉर सेल करने वाली है। अब हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 39 रुपये से लेकर के 41 रुपये तक इसका प्राइस बैंड लेने वाला है। लॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका लॉट साइज़ जो रहने वाला है वो है इसका 365 रुपया। अब हम इस आईपीओ की टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये आईपीओ जो अलॉटमेंट होगा वो 25 तारीख को पता चलेगा कि किसको किसको मिल जाएगा। वहीं 29 तारीख को जिसको जिसको नहीं मिलेगा उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और 29 तारीख को ही डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जिसको ये आईपीओ मिल जाएगा। ठीक है।
और ये जो ट्रेडिंग होना स्टार्ट करेगा वो 30 तारीख को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होना स्टार्ट कर देगा। अब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि किसको किसको कितने % दिया गया है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो हैं उसको दिया गया है 50%। वहीं HNI को दिया गया है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को दिया गया है 15%, जिसमें से 5% बिग को दिया गया है और 10% स्मॉल को दिया गया है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को दिया गया है 35%, यानी 35% में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कंपनी क्या काम करती है वो देख लिया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लिया, और कंपनी जो ऑफर लेकर के आई है उसकी बात कर ली। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी बात करते हैं। तो अगर इसकी एसेट्स की बात करें तो 2021 में इसका 147.44 करोड़ था, जो 2022 में बढ़ करके 160.30 करोड़ हो गया। वहीं 2030 में बढ़ करके 180.78 करोड़ हो गया, यानी कि एसेट्स इसका बढ़ते क्रम में है। अब इसकी रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू इसका जो था वो 2021 में 160.93 करोड़ था, जो बढ़ करके 185.61 करोड़ हो गया 2022 में, और 2023 में 210.93 करोड़ हो गया, यानी कि ये भी बढ़ते क्रम में है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6.30 करोड़ इसका 2021 में था, जो कि 2022 में बढ़ करके 13.69 करोड़ हो गया। वहीं 2023 की बात करें तो 20.49 करोड़ हो गया, तो ये भी बढ़ते क्रम में है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 29.43 करोड़ था 2021 में, 2022 में 43.19 करोड़ हो गया, और 2023 में 63.88 करोड़ हो गया। वहीं अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 16.41 करोड़ 2021 में था, जो बढ़ करके 30.10 करोड़ 2022 में हो गया, और 2023 में 50.59 करोड़ हो गया। अब टोटल बोरोइंग अगर हम इसके देखें तो 51.10 करोड़ था इसका 2021 में, जो 2022 में बढ़ करके 64.70 करोड़ हो गया, और 2023 में बढ़ करके 70.96 करोड़ हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और इसका रिजर्व और सरप्लस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही इसका जो बोरोइंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब हम इसके वैल्यूएशन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 38.27% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 27.25 है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.11 है, जो कि बहुत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो 32.08% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.06 की है, जो कि ज़्यादा प्राइसी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम इसके प्री IPO और पोस्ट IPO की EPS क्या रहने वाला है और P रेशियो क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर EPS की बात करें तो प्री IPO इसका 3.14 रुपये है, जो कि पोस्ट IPO 2.24 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर हम PE की वैल्यू की बात करें तो ये प्री IPO 13.05 है, जो कि बढ़ करके पोस्ट IPO 18.27 हो जाएगा, जो कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। तो हम इसको दो कंपनी के साथ पीयर कंपैरिजन करेंगे। पहला है एराइज एग्रो लिमिटेड और दूसरा है एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं। तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो एमको का जहां 2062 मिलियन रुपीज़ था, वहीं एराइज एग्रो का 4722 मिलियन रुपीज़ था, और नोवा की बात करें तो 2106 मिलियन रुपीज़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो एमको का 22 मिलियन रुपीज़ था, वहीं एराइज एग्रो का 159 मिलियन रुपीज़ था। तो वहीं नोवा की बात करें तो 205 मिलियन रुपीज़ था। नेट डेप्ट की बात करें तो 641 मिलियन रुपीज़ था एमको का, वहीं एराइज एग्रो का 371 मिलियन रुपीज़ था, और 108 मिलियन रुपीज़ नोवा का था। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 0.67% एमको का है, वहीं 14.41% एग्रो का है, और वहीं 27.25% नोवा का है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 463 मिलियन रुपीज़ एमको का है, 2429 मिलियन रुपीज़ एग्रो का है, और वहीं 639 मिलियन रुपीज़ नोवा का है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर बात करें तो 4.52% एमको का है, 6.85% एराइज एग्रो का है, और वहीं 38.27% नोवा का है। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में 21 तारीख की डेट तक, यानी कि आज तक, ये 20 रुपये हाई पे लिस्टिंग होने का चांसेस है, यानी कि ये 61 रुपये के आसपास स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के चांसेस है। यानी कि अगर इससे गेन अगर देखा जाए तो 48.78% का गेन आपको मिलने का चांसेस है। तो अब हमने इसके बिजनेस को देख लिया, इसके फाइनेंशियल को देख लिया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये देख लिया, और इसके हम कैपिटल जो रेशियो है उसके बारे में देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन को समझते हैं कि हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका फाइनेंशियल जो है वो हर साल बढ़ते क्रम में है, यानी 2021 से 2022 2023 ये बढ़ते क्रम में है। वहीं डेप्ट की अगर देखें तो डेप्ट इसका बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 1.11 है, तो डेप्ट भी इसका ठीक ठाक है। और कंपनी जो जितना भी पैसा जनरेट करेगी वो सब इसको एक्सपेंड करने में लगाएगी, यानी कंपनी अच्छा काम करने में लगा रही है। तो ये भी कंपनी का बहुत बढ़िया पॉइंट है, यानी फ्यूचर में ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और फार्मर सेक्टर में अभी भी उतना ज़्यादा है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, नई नई टेक्नोलॉजी आ नहीं पाई है, जिसके कारण ये कंपनी को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का चांसेस मिल जाएगा। क्योंकि सरकार भी जो है वो फार्मर को आय को दुगुनी करने में लगी हुई है, जो कि नई नई टेक्नोलॉजी के बदौलत ही हो पाएगा।
तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50% तक का हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। प्लस में अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक रखें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने इस IPO को पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया, तो एक बार पूरा थरोली आप इसको एनालाइज करिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप पूरी तरीके से समझिए, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।